अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। नाजरीन, पूरी दुनिया में कैंसर फैलता भी है और मौजूद भी है, लेकिन कराची दुनिया का वो वाहिद शहर है जहां पर कैंसर बेचा और फरोख्त किया जाता है। कहीं पर उस कैंसर की कीमत 100 रुपये है, कहीं पर 120 रुपये, कहीं पर वो ब्रांडेड है, कहीं पर वो अनब्रांडेड है। आप परेशान हो रहे होंगे ये कौन सा कैंसर है? जी हाँ, ये कैंसर है गुटके का और मावे का, जो इस वक्त कराची शहर में पूरी तरह खुलेआम फरोख्त किया जा रहा है। आज के शो में हम आपको दिखाएंगे कि कराची के किस किस इलाके में, किस थाने की हुदूद में गुटका मावा खुलेआम फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम JPMC में मौजूद हैं और यहाँ पर हम माउथ कैंसर के हवाले से आए। यहाँ पर यकीनन हम आपको केसेस दिखाएंगे, अब वो अवेयरनेस के लिए हो या इबरत के लिए हो, यह आप पर डिपेंड करता है। और एक्सपर्ट से बात करेंगे, वो वजूहात ढूंढेंगे जिसकी वजह से माउथ कैंसर होता है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। अम्मा, आपको 1 साल हो गया। 1 साल? हाँ, पैसा भी खर्च किया है, कर्जा भी लिया है, लेकिन तकलीफ नहीं जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। अम्मा, गले का कैंसर है? गले का, मुंह का, यहाँ दाना निकला था। ठीक है। दाना निकला था, फिर बोला कैंसर हो गई है। फिर ऑपरेशन किया, बायोप्सी किया, ऑपरेशन किया, टेस्ट दिए, फिर ये जिना में भेजा है मेरे को। अब कितने दिन से पहले पता चला कि कैंसर है? ये 8-9 महीने, 1 साल के करीब हो गया। हम आप छाले वाले खाती नहीं? छालिया के मावे खाती थी मैं। खुदा गर्क करे इन लोगों को जिन लोगों ने नशा बनाया है। दिन में आप कितने मावे खाती थी? 3-4 खा लेती थी। खाती थी तो काम करती थी, नहीं खाती थी सोती रहती, घूमती रहती, काम ही नहीं होता था। तो मावा आसानी से मिल जाता था? हाँ, मिल जाता था, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का। तो आपका इलाका कौन सा है? पुराना गोली मार। अच्छा, अभी वहाँ मावे पे बंद है या अभी भी मिल रहा है? मिल रहा है, खुले हाँ मिल रहा है। अच्छा, आपने कितने अरसे तक खाया? मैंने तो 3-4 साल खाया। 3-4 साल खाया? हाँ। अब आप खाती हो? अब कहाँ खाती हूँ, अब जाके मरज पे लगी हूँ, इतना बीमारी में जाके कोई मरने वाली, क्या खाऊँ? दिल चाहता है खाने का? नहीं, नफरत हो गई है, उन लोगों से नफरत हो गई है। अगर मेरे हाथ में हो ना तो मैं इनको गोली से उड़ा दूँ। किनको? इनको जो बनाते हैं, ये जहर बेच रहे हैं, दूसरों की जिंदगियां ख़त्म कर रहे हैं। क्यों करते हैं? पैसों के लिए। पैसे कब्र में लेके जाएंगे, दूसरों की जानों से खेल रहे हैं, जिंदगियों से खेल रही है, अच्छा कर रहे हैं, अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो वो है जो बेच रहे हैं बना के। हाँ। जो बेचने की इजाज़त दे रहे हैं वो कैसे लोग हैं? वो भी इनके साथ मिले हुए, वो भी बराबर के शरीक गुनाह में। आपको ज़िंदगी में अब नफरत सबसे ज़्यादा किस चीज़ से? दोनों से, दोनों। गुटके मावे से नफरत है? नफरत हो गई है। अगर आपको एक और ज़िंदगी मिले, इंशाल्लाह आप गुटके मावे के करीब भी जाएंगी? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो दूसरों की नसीहत करूंगी कि बाबा छोड़ो इसको। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है, उसकी कदर करो। ये इनसे कुछ नहीं मिलेगा। खाने पीने में आसानी मुश्किल होती है? मुश्किल होती है, नहीं खा सकती हूँ। अभी ये खा रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, कस्टर्ड खा रही हूँ, हल्का फुल्का जूस पी रही हूँ, दलिया खा रही हूँ। तकलीफ होती थी? तकलीफ होती थी। और अब होती है? अभी बहुत ज़्यादा है। सो पाती हो आप? सोती हूँ, गोलियाँ नशे की देती हूँ तो सोती हूँ, तो आराम नहीं, दिमाग फटा जा रहा है। अम्मा, ये बताओ कि गुटखा खाने से पहले जी और गुटखा खाने के बाद अब हाँ, जिंदगी बिल्कुल अलग हो गई है? अलग हो गई है। ऐसा पहले नहीं करती थी, बिल्कुल सही थी, फिट फाट थी। अपने बच्चों को संभाला, पाला पोसा, जवान किया, उसकी मंगनियाँ की, शादियाँ की, परवाह नहीं थी। जब से ये बीमारी मरज में पड़ी, आपको ज़िंदगी की उम्मीद ही नहीं है, ख़त्म हो गई है। अब यहाँ आती हूँ, 1 साल हो गया, ये भी उम्मीद दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, लेकिन कितना जीव। मेरे इलाके में जैसे मछली गोश्त सब्जी बेच रहे हैं ना, ऐसे खुले आप गली गली में कारखाने मावे, गली गली में
वो तो अपने नोट छाप रहे हैं ना, दूसरों की ज़िंदगी से खेल रहे। हुकूमत को चाहिए उनको पकड़े, उनको बंद करे, सख्त से सख्त सज़ा दे, ताकि ये जान तो छूटे इंसानों की ज़िंदगियाँ तो बचे। और रोटी नहीं चबा पाती? रोटी कहाँ से बेटा? चावल भी नहीं खा पाती? नहीं, कुछ भी नहीं खा सकती, खाने के लिए तरसते। अभी बकरा ईद में सब खाएंगे, रमजान में सब रोजा खोल रहे थे, मैं रो रही थी। मेरी खाना सब बता, क्या करूँ? हंसती खेलती मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अल्लाह उनको गरक करे जिन लोगों ने ये बनाया, जिन लोगों ने ये हालत की। आपके बड़े भाई को माउथ कैंसर है? जी, माउथ कैंसर हो गया था इनको। कितने अर्से से पहले? तकरीबन 30 साल से मावा गुटखा खा रहे थे। 30 साल से? जी। कब पता चला आपको कैंसर? ये अभी तकरीबन 6 महीने पहले। शदीद तकलीफ में थे? जी, ऐसी दांत में दर्द उठता था तो पेन की टेबलेट कोई खा लेते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म बढ़ता चला गया। उसमें ऑपरेशन हो चुका है? जी, ऑपरेट करवा दिया। खा पी सकते हैं? नहीं, खा नहीं रहे, नलकी लगी हुई है, नलकी के ज़रिए खा रहे हैं अभी। अच्छा, 30 साल। आपकी रिहाइश कहाँ पर है? कुरंगी। कोरंगी में गुटखा मावा मिल रहा है? सर, मिल तो सभी कुछ रहा है, पाकिस्तान में क्या नहीं मिल रहा, सब कुछ हो जाता है। खुला मिल रहा है? बिल्कुल खुला तो नहीं है, लेकिन चोरी छुपे बिल ज़रूर है। जो खाना चाहता है वो खा लेगा? बिल खा लेता है। उनको कोई जो खाने वाले हैं उनकी ज़रूरत सबकी पूरी हो जाती है, रोकने वाला नहीं है? रोकने वाला कोई नहीं है। इस गुटखे मावे की वजह से अब इनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा? आपके ख़ानदान पे असर क्या पड़ा? सर, काफ़ी असर पड़ा है। जिससे आप देखें, एक तरह से बंदा, एक तरह से तकरीबन देखें तो 90% या 75% एक तरह से घर पे ही है। काम वर्किंग नहीं कर सकते इतनी, कोई हैवी ड्यूटी काम नहीं कर सकता, अब घर पे ही रहेंगे। ज़ाहिर बच्चे अभी छोटे हैं जबकि, लेकिन क्या करें, बच्चों पर जिम्मेदारी आ गई। इनके अलावा अभी घर में कोई और गुटखा मावा खाता है? नहीं, अभी और कोई नहीं खाता। अगर कोई खाएगा आप उसको खाने देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता सर। अब आपकी दुश्मनी किस चीज़ से? सर, मावे से ही है। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे? बस सर, मौका मिले तो मैं क्या से क्या नहीं करूँ। सबसे पहले तो मुल्क से यही चीज़ें ख़त्म करवाऊँ जो बीमारी की जड़ है हमारे घर। पुलिस को क्या होता है, हमारी पुलिस सबसे ज़्यादा खतरा। हमारी पुलिस अच्छी हो तो सब कुछ सही हो जाएगा। कितने अर्से से? 1.5 साल से। आपको पता 1.5 साल पहले चला? उस 1.5 साल में तकलीफ़ महसूस हुई? हर वक्त तकलीफ़ हुई? नहीं, हुई है, इलाज हो रही है हमारा जीना से। अब तकलीफ़ में बेहतरी है? जी, बेहतरीन। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो इलाज कर रहे हैं। अच्छा, खा पी रहे हैं आप? खाना पीना खा रहा हूँ। खा पी रहे हैं आप? जी। नाजरीन, टीम मेरा शहर इस मिशन पर है कि कराची में कहाँ कहाँ गुटखा मावा मिलता है। इसीलिए आज हमारा नुमाइंदा स्पाई कैमरा लेकर जाएगा उन जगहों पर कि वहाँ पर आया गुटखा मिल रहा है, अफवाह है, क्या मामलात हैं, कौन फ़रोख्त करता है, किस तादाद में फ़रोख्त करता है, वो इलाका कहीं छुप के है, कोई कारखाना है, कोई केबिन है, कोई घर है, ऐसी कौन सी जगह है। क्योंकि जब हम कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर देखते हैं तो लोग गुटखा मावा खा रहे होते हैं, उनके मुंह बंद होते हैं। अगर उनके मुंह बंद है, वो गुटखा मावा खा रहे हैं, इसका मतलब फ़रोख्त भी हो रहा है। इसीलिए अभी हम अपने एक नुमाइंदे को भेजेंगे कैमरे के साथ, वहाँ पर जाए। हम उस नुमाइंदे को ख़रीदारी के लिए भेज रहे हैं। गुटखा मावा खाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ ख़रीदारी शो करना है कि वो खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है। हम जौहराबाद के इलाके में हैं, जौहराबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आता है। अगर यहाँ से हमें चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर हम बाद का लाएमल आपको बताते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जब तक हमारा नुमाइंदा वहाँ जाता है हम इंतज़ार करेंगे। ऐसे मामलात बड़े ख़तरनाक होते हैं। गुटखा मावा कहने को छोटी सी चीज़ है, पर ये जो रैकेट है, ये जो माफिया है, इनको फ़ौरन देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स ख़रीदने आया है, ये खाने वाला है या नहीं है, रैकी करने आया है, किसी इदारे से तो नहीं आया है। इसलिए हम इंतज़ार करेंगे अपने नुमाइंदे का। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह खुलेआम गुटखे की फ़रोख्त जारी है और एक कम उम्र बच्चा खुलेआम गुटखा फ़रोख्त कर रहा है। ये इंतज़ामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। नाजरीन, ये कंफर्म हो गया कि जौहराबाद का इलाका है, यहीं पर गुटखा मावा बिक रहा है। अब जौहराबाद का इलाका है तो यहाँ पर एक थाना भी है जिसको हम जौहराबाद थाना कहते हैं। मुतल्लिका थाना होगा, वहाँ पर SHO के पास जाएंगे, उसके सामने गुटखा मावा रखेंगे, उनको शवाहिद दिखाएंगे कि आपके इलाके में गुटखे मावे की फ़रोख्त खुलेआम चल रही है। आप क्या एक्शन लेंगे, अभी एक्शन लेंगे, बाद में एक्शन लेंगे, किस तरह का एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे। क्योंकि गुटखा मावा बनाना, बेचना, ख़रीदना, खाना
ये सबसे बड़े जराइम है। टीम मेरा शहर जौहराबाद थाने पहुंची तो SHO बदर शकील वहां मौजूद नहीं थे। टीम ने फौरी तौर पर राब्ता किया और SHO साहब ने बताया कि वो नाके पर मौजूद हैं, वहां तशरीफ ले आइए। टीम मेरा शहर ने फौरी उस जगह का रुख किया जहां पर वो SHO साहब मौजूद थे ताकि इस गुटखा माफिया से आवाम को निजात दिलाई जा सके। तो मावा बिल्कुल खुला बिक रहा है, ऐसे गली में टोकरियाँ रख के बेच रहा है। और शबराती मोहल्ले की बात तो नहीं कर रहे, शबराती मोहल्ले की। ये हमें नहीं पता बोल रहा, क्योंकि हमने मुख्तलिफ थानों में काम करा है तो हमें एरिया का नहीं पता कि शबराती मोहल्ला है, मगर वो रोड पर रख के बेच रहे हैं और ज़्यादा अंदर नहीं है। मतलब कोने पे वो जो फ्रूट्स वाले हैं, मतलब ड्राई फ्रूट की दुकान है, बहुत सी गली रोड पे ही अंडर एज बच्चा है, 16-15 साल का बच्चा डालेंगे सर में। वहाँ पहले मेरे से पहले जो SHO था जब लोग गया था तो वो फिर फटा हो गया था, फायरिंग वायरिंग बहुत हो गई थी। मैंने इधर इस पूरे इलाके के लिए ऑपरेशन के लिए लेटर लिखा हुआ है। वो औरतें उनकी आ जाती हैं पत्थर लेके, मिर्चें लेके, गर्म पानी लेके, ऊपर से फेंकते हैं। पहले मेरे से पहले राजा अफसर साहब थे ना, वो गए थे उधर, रेड की थी तो बड़ा फटा हो गया था। तो मैंने इसलिए मैं इतनी नफरी है नहीं, मैंने SHO को लेटर लिखा है कि रेंजर और पुलिस का ऑपरेशन किया जाए। बेचारी बड़ी मार खा के आई है पुलिस वहाँ से, इसलिए मैं कच्चा काम नहीं करना चाह रहा कि शर्मिंदा होकर वहाँ से आऊँ। नाजरीन, SHO जौहराबाद बदर शकील साहब का मौक़िफ़ तो आपने सुना कि हमने लेटर लिखा हुआ है SSP साहब को, जब तक नफरी नहीं मिलेगी हम कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो शबराती मोहल्ला है और यहाँ माजी में भी SHO को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। इसीलिए टीम मेरा शहर ने फैसला किया कि SP गुलबर्ग जहादात साहब को इस हवाले से आगाह किया जाए। हम SP ऑफिस गुलबर्ग गए, वहाँ पर तर्जुमान को वीडियो दिखाई। तर्जुमान ने हमसे ये कहा हम इस तरह मीडिया के साथ ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि हम 15 वालों की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकते थे कि वहाँ पर बुलाएं, मज़ाहमत मिले, कुछ ऐसा हो जाए जिसका बाद में खमियाजा भुगतना पड़े। इसलिए हमने उनसे कहा कि आप पुलिस फोर्स हमें दें, मुतल्लिका थाने के SHO कहते हैं उनके पास नफरी नहीं है, आप नफरी हमें दें। जब हमने बहुत इसरार किया तो उन्होंने फिर वीडियो SP को भेजकर SP साहब को कॉल की। SP साहब ने हमसे कहा ठीक है, मैं अपने SHO को कह देता हूं ताकि वो उस लोकेशन पे पहुंचे। हम उस लोकेशन पर आए, लोकेशन पर इंतज़ार किया, लेकिन SHO साहब ने हमसे रब्ता नहीं किया। फिर हमने SHO से खुद रब्ता किया तो SHO ने बड़ी उजलत में कहा ठीक है मैं टीम भेज रहा हूँ। यानी जुर्म जब रुकेगा जब SP साहब बोलेंगे, ना कि जब जुर्म हो रहा हो। और SHO साहब को जब हमने वीडियो दिखा दी थी तो उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे साथ चलता ऑपरेशन करते। अभी हम बैठे हुए इस इंतज़ार में कि SHO जौहराबाद बदर शकील साहब ने जो टीम भेजनी है वो हमारे पास आए और फिर हम गली में जाएं और दोबारा से वहाँ पर गुटखा मावा जो बिक रहा है ख़रीदें। सबसे बड़ी निशानी ये है कि अभी भी हमने अपने एक नुमाइंदे को भेज कर ख़रीदारी करवाई, वो ख़रीदारी कर आया। उसने कहा बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। नाज़रीन, जौहराबाद की टीम उस जगह के करीब पहुँची जहाँ पर गुटखा मावा फ़रोख्त हो रहा था। टीम ने पहुंचकर हमसे रब्ता किया, लेकिन टीम को देखकर हम थोड़ा शशोपंज में पड़ गए, क्योंकि 3 पुलिस एहलकार, 1 बाइक, 1 मोबाइल। लेकिन फिर भी हमने उनसे कहा ठीक है हमें यहाँ पर कम से कम ऑपरेशन ज़रूर करना है। उन्होंने हमें इस बात का यकीन दिलाया कि वहाँ पर हम जाएंगे, ख़तरा ज़रूर है, लेकिन हमें फौरी तौर पर वहाँ रेड करके जो शख्स मुलव्विस है गुटखा मावा फ़रोख्त करने में उसको तहवील में लेंगे और फ़ौरन थाने की जानिब रवाना होंगे। 1 पुलिस एहलकार हमारे साथ गाड़ी में मौजूद था, बाकी 2 बाइकें थीं जिस पे 1 पुलिस एहलकार सिविल में, 1 वर्दी में था। हम गली की जानिब रवा दवा हुए। गली में तंग इलाका था, छोटा इलाका है, सिर्फ 1 गाड़ी गुजर सकती है, खतरा ज़्यादा था, मोबाइल हमारे पीछे थी। इसी चीज़ से बचने के लिए हमने अपने नुमाइंदे को पहले ही वहाँ भेज दिया कि खुदा न खास्ता पैनिक होता है, काम बंद होता है, कम से कम हमारा कैमरा महफूज कर ले कि वहाँ की सूरत क्या है। हम उस जगह के करीब पहुँच गए। हमारे साथ पुलिस एहलकार जो बाइक पे थे वो उतर चुके हैं, पीछे हमारे मोबाइल है, वहाँ पर हमारा नुमाइंदा मौजूद है, वो वीडियो बना रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार ने उतरते ही सबसे पहले उस शख्स को तहवील में लिया जिसके पास से गुटखा बरामद हुआ है। उसके बाद पुलिस एहलकार दूसरे शख्स की तरफ जा रहे हैं जो कि गुटखा बेचता था, फरोख्त करता था। लेकिन अहम बात यह है कि बच्चे फौरन घर में दाखिल हो गए, भाग गए। यहाँ पर लेडीज जमा होने वाली हैं, इस इलाके में किसी भी वक्त बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए हम जल्दी कोशिश करें कि कैमरे की आंख सारी सूरत हाल को महफूज करे। कैमरे की आंख सारी सूरत हाल आपको उसी तरह दिखा रही है जिस तरह इस इलाके में हुआ है। पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, हमारे साथ भी मौजूद है, हमारा नुमाइंदा भी मौजूद है।
और यहाँ पर 2 लोगों को तहवील में लिया है। गाड़ियां यहाँ से वापसी की तरफ हम कोशिश करें, रिवर्स करके यहाँ से निकलें, क्योंकि कैमरामैन भी खतरे में है, टीम के नुमाइंदे भी खतरे में है। सबसे ज्यादा खतरे में वो शख्स है जो इस वक्त वहां पर खड़ा हुआ हमारा नुमाइंदा वीडियो बना रहा है। बच्चे भाग चुके हैं, पैनिक हो चुका है, शोर शराबा हो चुका है, दुकानों पर लोग जमा हो चुके हैं। लेडीज भी हमें शायद कुछ देर में यहाँ पर मज़ाहमत दे दें, इसलिए फौरन हमें इस इलाके से निकलना होगा। पुलिस ने जिन 2 लोगों को तहवील में लिया है, अब वो इस वक्त पुलिस मोबाइल में है। पुलिस मोबाइल में हम उनसे पूछेंगे कि आज तक उन्हें किसी ने रोका या नहीं रोका, आया वो सिर्फ खरीदने आए थे, यहाँ पर फरोख्त करते हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त गुटके मावे की खरीदो फरोख्त हो रही थी। अभी क्या नाम है आपका? शहरियार नाम है। कितने गुटके मावे निकाल देते हो दिन में? सर मैं तो खरीदने आया था, हम लोग लेने वाले हैं सर, हम लोग बेचने वाले नहीं हैं सर। कहाँ से लेने आए थे? मैं सर पीछे शॉप है, वहाँ से लेने आया था मावा। किस चीज़ की शॉप है? मेरी गारमेंट्स की शॉप है। सिर्फ लेने आए थे? जी लेने आया था। आधे घंटे से खरीद ही रहे थे? नहीं सर, मैं अभी आया ही था और पुलिस वाले आए थे सर। किससे ले रहे थे? बोला बच्चा बेच रहा था, जो बैग में बेच रहा था। ये कितने दिनों से बेचता है? ये तो काफ़ी टाइम से बेच रहे हैं सर। कितने का मावा है? 100 रुपये का। कितने अरसे से, महीनों से बेच रहा है? हाँ काफ़ी महीनों से बेच रहा है। आज तक इसका काम बंद हुआ? नहीं। कभी इस पे छापा पड़ा? नहीं। इलाके में सिर्फ यही है और भी बेचते हैं? तो इस गली के अंदर सारे ही बेचते हैं सर, तकरीबन। पूरी गली में बेचते हैं? हाँ। गली किस नाम से मशहूर है? ये बस्ती के नाम से मशहूर है। बस्ती के नाम से मशहूर है? जी। यहाँ जब गुटखा मावा खरीदने आते हो कोई रोकता नहीं है? सर यहाँ पे तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, आज फर्स्ट टाइम ही मैं ऐसे सच बता रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बात। बिल्कुल सच बता दो, खरीदने आए थे या बेचने वाले? हाँ तो सर वहाँ पे बेचने वालों की बोली अलग है, वो बरादरी अलग है सर। तो आपकी है? सर ये मेरी नहीं है सर, इन्होंने अम्मा के पास से उठाई है, वो जो बेच रही थी वहाँ पे। कौन सी अम्मा? वहाँ पे जो मावा बेचती है। तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है से वैसे ही खड़े हुए थे? मैं सिर्फ मावा खरीद रहा था। ये मैं इतना मुजरिम हूँ कि मैं मावा खरीद। ये जो है भाई? सर मैं लेने आया था। लेने आए थे? लेने आया था। कितने मावे खा लेते हैं आप? एक लेता हूँ। खरीद बेच कितने देते हैं? बेचता नहीं हूँ सर, एक। बोल दो खुल के, फायदा नहीं है, अभी वीडियो दिखा देंगे, फंस जाओगे। सर अभी एक ही लेने आया था मैं। वीडियो दिखा दी। सर मैं लेने आता हूँ और एक लेने आया था। बच्चों को कितने अरसों से जानते हो? सर ये तकरीबन 6 महीने से ले रहा हूँ। 6 महीने से खरीद रहे? कितने का रोजाना मावे खरीद लेते? 100 रुपये। कितनी देर तक बेचते हैं? पूरा दिन बेचते हैं? अब ये नहीं पता सर, मैं तो दोपहर में आता हूँ, एक ले लेता हूँ। दोपहर में आते हो रोजाना? कभी दोपहर में कभी शाम में आता हूँ, एक दफ़ा एक लेता हूँ मावा। हर वक्त काम चल रहा है उनका? सर मिलता है ले लेता हूँ, नहीं मिलता कभी नहीं मिलता नहीं लेता सर। पूरे गली में बिकता है? सिर्फ बच्चे बेचते हैं वो? भैया ये बच्चे बेचते हैं। और कोई नहीं बेचता? नहीं सर। बड़ा कोई नहीं बेचता? नहीं सर। लेडीज कोई नहीं बेचती? लेडीज़ बेचती हो कि मैं इस बच्चे से लेता हूँ। वो 2 अफराद जो गुटके मावे की फरोख्त में या सिर्फ वो खरीदने गए थे, इस वक्त वो पुलिस की तहवील में है उस ब्रीफ केस के साथ जिसमें 100 से 150 गुटके मावे की पुड़ियाँ हैं। इसका मतलब ये है कि एक गुटके की कीमत अगर 100 रुपये है तो ये तकरीबन 15,000 तक का माल है। कराची की आबादी से ये कोई बहुत छोटा डीलर है जिसने अपना ये माल घर के बाहर रखा हुआ है। लेकिन हैरान कर देगी आपको ये बात कि यही ब्रीफ केस दिन भर रीफिल होता रहता है। अभी सिर्फ 150 है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक हजारों की तादाद में ये गुटखा मावा बिक जाता है। हम थाने में मौजूद हैं, पुलिस इनसे बात करेगी, तफ्तीश करेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। नाजरीन, अब आपको सुरजानी टाउन लेकर चलते हैं। वहाँ पर भी खुलेआम गुटखे की फरोख्त जारी है। आप देख सकते हैं कि कमरे में किस तरह खुलेआम कम उम्र बच्चा गुटखा फरोख्त कर रहा है। हम आए सुरजानी टाउन थाने में और हमने वीडियो दिखाई इस इलाके में गुटखे मावे की फरोख्त हो रही है। SHO साहब ने हमसे वक्त मांगा है 4 दिन का। देखते हैं इन 4 दिनों में इस इलाके में गुटखे मावे के खिलाफ ऑपरेशन होता है या नहीं होता। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर PNN न्यूज रजब अली। इनसे जानते हैं कि गुटखा खुलेआम फरोख्त होने की आखिर क्या वजूहात हैं और पुलिस कार्रवाई करने से गुरेज क्यों करती है। हमारे यहाँ जो जराइम है उसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा। पानी से लेकर मंशियात तक तमाम जितने मजमूम धंधे जो चल रहे हैं उनके पीछे पैसा। मंशियात से इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ये समझ लें कि मंशियात यानी चर्स, हेरोइन, क्रिस्टल, आइस वगैरह से ज़्यादा कमाई जो है वो गुटखे मावे में है। तो क्यों ना इसकी तरफ जराइम जो मुनज़्ज़म जराइम है और पूरे शहर में हो रहा है। IG सिंध जो गुलाम नबी मेमन थे
उनका एक ऐसा इक़दाम था कि उन्होंने जो टास्क फोर्स बनाई, अपने मनपसंद अफसरान को ही नवाजा, ठीक है टास्क फोर्स में लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, आपने ख़ुद शहर में निकल के देखा कि कहीं भी जो है जो गुटके मावे पे, हालांकि अदालतों की जानिब से जो है वो सख्त अहकामात इस हवाले से जो है निकाले गए, किसी तरीके से इसकी रोकथाम इसकी की जाए, इसके फैलाव को रोका जाए, क्योंकि बड़ी तेज़ी से लोग जो है वो कैंसर में, ख़ास तौर पे मुंह के कैंसर में जो लोग मुब्तला हो रहे हैं, सड़ी हुई छालियाँ और दीगर जो केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उनकी वजूहत से जो है ये कैंसर का जो मर्ज़ है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन जहाँ बात ये टास्क फोर्स की आती है, मनपसंद अफसरान को नवाजा भी किया, उनको फिर कारकर्दगी पे रिवार्ड भी दिया गया, उनको जो है वो इसनाद भी दी गई और कैश रिवार्ड भी दिया गया उनको। कोई एरिया ऐसा नहीं है शहर में कि जहाँ आप कहें कि गुटखा मावा की फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी है। हाँ, ज़रूर पहले जिस तरह मंशियात बिकती थी ना, उस तरीके से छुप छुपा के बिक रहा है, चाहे ज़िला केमाड़ी हो, चाहे वेस्ट हो, ईस्ट हो, सेंट्रल हो, मलीर हो, कोरंगी हो, शहर का कोई ज़िला ऐसा नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि टास्क फोर्स के डर से जो है वो शहर भर में जिस तरीके से पहले खुलेआम जो है गुटके मावे के जो कारखाने चल रहे थे, बाकायदा तौर पे पैकिंग तक का सिस्टम उन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। अब उनमें कुछ कमी तो आई है, लेकिन फिर भी हर पॉकेट में इस वक्त भी कारखाने मौजूद हैं, रेट बढ़ गए। अब लोग जो है वो उस रेट को जो है वो आईजी टैक्स से मुशावत देते हैं, कहते हैं कि जी 20 रुपये आईजी टैक्स लग गया है, 50 वाली जो पुड़िया थी वो 70 वाली हो गई, जो 80 वाली थी वो 100 रुपये की हो गई, जो 100 वाली थी वो 120 रुपये की हो गई, यानी 20 रुपये उस पर आईजी टैक्स लगा दिया गया। आईजी टैक्स में मजाकन एक बात नहीं है, ये मैं पब्लिक की बात आपको बता रहा हूँ। आप किसी से पूछेंगे ना तो वो यही कहेगा कि 20 रुपये आईजी टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, शहर का कोई पॉकेट ऐसा नहीं जहाँ पर कारखाने की बीट कम अज़ कम 7 से 8 लाख रुपए बीट। और उसके साथ एक मज़े की बात, जिस तरह मुनज़्ज़म जराइम में मनशियात का कारोबार जिस तरीके से शहर में चल रहा था, उसी तर्ज पे अब गुटके मावे का कारोबार चल रहा है कि आप ये कहेंगे पुलिस की कारकर्दगी भी शामिल हो रही है इसके अंदर। 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए हफ्ता जो भत्ता दे रहा है, वो महीने में 4 FIR भी देगा, यानी अपने बंदे भी बंद करवाएगा, 4 बंदे भी बंद करवाएगा। एक तरीके से पुलिस की कारकर्दगी भी शो हो रही है कि जी पुलिस तो FIR कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, बल्कि ये जिम्मेदारी गुटखा मावा बनाने वाले को दी गई है कि जी FIR भी आपने देनी है, बंदे आपने देने, ताकि ये भी शो हो सके कि पुलिस की कारकर्दगी भी शामिल है। कोई इलाका ऐसा नहीं कि जहाँ आप कहें कि गुटके मावे पे पाबंदी हो चुकी है, हर जगह गुटखा मावा खुलेआम मिल रहा है। हाँ, भीड़ बढ़ गई है, उसके पैसे बढ़ गए, यही सूरत हाल है। खात्मा तो कानून पे अमल दरामद करके ही मुमकिन हो सकता है, लेकिन हमारे अफसोस की बात है कि कानून पर मुकम्मल अमल, हमारे यहाँ कचरा फेंकने पे भी जो है वो FIR हो जाती है, और गुटके मावे के कारखाना चलाने वाले पे भी FIR नहीं होती। वो FIR जो होती है वो तो खुद साख्ता FIR होती है ना, मतलब उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ये तो हमारे कानून का और कानून पर अमल दरामद कराने वालों का उनके हालात ये हैं। जब पैसा फरावानी से चलता रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हर शख्स पैसे के पीछे ही भाग रहा है, ठीक है ना, इसमें पैसा इस कदर ज़्यादा है कि इसकी रोकथाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल तरीन है। नामुमकिन नहीं है अच्छे अफसरान को लाया जाए और टास्क फोर्स को प्रॉपर तरीके से टास्क फोर्स के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें कामयाबी मिल सकती है पुलिस को। निचली सतह पे जहाँ से ये गुटखा बिक रहा है, वहाँ से लेके कारखानों तक, और जो लोग बड़े बड़े जिन पे 8-8, 10-10, 12-12 FIR हैं, वो फिर भी दोबारा से उस जुर्म में कैसे मुब्तला हो रहे हैं, कैसे जो है वो दोबारा से वो काम कर रहे हैं, उनको उस काबिल ही नहीं छोड़ा जाए। या अगर कानून में तरमीम की ज़रूरत है तो कानून में तरमीम की जाए, सज़ाएँ इतनी सख्त की जाए, जब तक सज़ा नहीं होगी जब तक जुर्म जारी रहेगा, चाहे कोई भी हो, स्ट्रीट क्राइम हो, वाटर माफिया हो, मनशियात ड्रग माफिया हो, कोई भी हो, जब तक सज़ाएँ सख्त नहीं होंगी और सज़ाएँ मिलने का सिलसिला नहीं शुरू होता, जब तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। नफरी का रोना तो वो तो शुरू से है और आखिर तक अज़ल से अबद तक जारी रहेगा। लेकिन पुलिस को अगर कोई काम करना होता है तो वो अपने सब डिवीज़न से, अपने डिवीज़न से, अपने डिस्ट्रिक्ट से मदद लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर रेड किया जाता है। तो नफरी का रोना तो किसी उसमें नहीं है कि जब आप बड़ा एक कोई काम करने, आप कोई जो है वो बड़े सिस्टम को पकड़ने जा रहे हैं, तो नफरी की आपको ज़रूरत तो होती है, लेकिन आपको फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो नफरी प्रोवाइड करता है, आपको हेडक्वार्टर से नफरी प्रोवाइड होती है। ये बात तो कहने की बिल्कुल बिला जवाज़ है कि हमारे पास जो है वो नफरी नहीं। ये वहाँ पर फिर जब पुलिस की अपनी इन्वॉल्वमेंट होगी,
हाँ, ये बात ज़रूर है कि बाज़ इलाके जैसे लियारी हो गए, ओल्ड सिटी एरिया के कुछ इलाके हो गए, न्यू कराची के इलाके हो गए, कोरंगी के बाज़ इलाकों में, बेशतर इलाकों में ख़वातीन इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, घर इन्वॉल्व है, फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पर उनको जो है, जहाँ कम्युनिटी बेसिस ज़्यादा है, जैसे कि न्यू कराची गोधरा वाली साइड पर ख़ास तौर पे ये चीज़ देखी गई है। ओल्ड सिटी एरिया में बहुत से एरियाज़ जो है वो ऐसे कम्युनिटी बेस्ड है, जहाँ पर अगर पुलिस दाखिल होती है, कोई कार्रवाई की कोशिश करती है, वहाँ पर ज़्यादा नफरी की ज़रूरत आप कह सकते हैं कि हो सकती है, वरना जो है वो तमाम एरियाज़ में तो ऐसी नहीं है। हाँ, बाज़ इलाके ज़रूर ऐसे हैं कि जहाँ पर आप समझते हैं कि वहाँ पर जराइम पेशा अफराद की तादाद ज़्यादा है, जैसे पुराना गोलीमार हो गया, लियारी हो गया, कोरंगी के कुछ एरियाज़ हो गए, सेंट्रल के बाद इलाके जो वो सुराबगोड वगैरह से जो टच करते हैं, वहाँ पर जहाँ पर मंशियात के भी बड़े बड़े अड्डे मौजूद हैं, वहाँ पर तो नफरी की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। लेकिन तमाम इलाकों में, कराची में ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको भरपूर नफरी की ज़रूरत पड़े, और भरपूर नफरी के अलावा भी आप काम कर सकते हैं। आप बीट ना लें, बीट अगर आप नहीं लेंगे बीट, तो आप तो प्रॉपर सही तरीके से आप काम भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर थाने बिक रहे हों, जहाँ पर ऊपर सब डिवीज़न बिक रहे हों, डिवीज़न बिक रहे हों, पूरा एक सिस्टम चल रहा है, लेकिन उस सिस्टम के बारे में कोई जानता नहीं है कि सिस्टम कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन सिस्टम है ज़रूर, चल ज़रूर रहा है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक आप ये देखें, आप अभी सड़क पे जाएं, पुलिस अगर आप अपना तारुफ नहीं कराए, ठीक है, आपने अगर अपना तारुफ कराया तो आपको एक प्रोटोकॉल हासिल होता है सहाफ़त के हवाले से। अदरवाइज सबसे पहले अगर आपके दांत लाल नज़र आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपकी तलाशी लेंगे, गुटखे की पुड़ियाँ निकल आएगी आपके पास। अरे भाई, वहाँ जाओ जहाँ गुटखा बिक रहा है, जहाँ गुटखा बन रहा है, खाने वाला तो वो तो सबसे आखिर में आता है, उसको तो मिल रहा है, तो वो तो हर आदमी, आप पूछोगे, बोल रहे हैं मिल रहा है आसानी से, तो हम खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, महंगा ज़रूर हो गया लेकिन मिल रहा है। लेकिन जब इसकी रसाई लोगों तक, आवाम तक अगर नहीं होगी, तो फिर आवाम कहाँ से खरीद के खाएंगे? देखिए, फिर बात वहीं आएगी कि अगर ऑनेस्ट अफसर होगा और वो काम कर रहा होगा, तो अपनी कारकर्दगी बताएगा, आपको बताएगा कि हाँ जी हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो खुद जिसके जो है वो दामन पे दाग लगा हुआ होगा, तो वो आपसे जाहिर सी बात है नज़रें चुराएगा। पीएसपी अफसरान जो है वो जो डिवीज़न के एसपीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट के जो एसएसपीज़ हैं, उनको तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, वो तो मौक़िफ़ दे सकते हैं आपको। चलो ऐसे जो ये कह सकता है भाई मेरे पास जो है वो परमिशन नहीं है, जो है वो ऊपर से मुझे आर्डर नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। डीएसपी कह सकता है कि जी मेरे पास पावर नहीं है, मैं नहीं बात कर सकता। लेकिन डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी और जोन का डीआईजी, एडिशनल आईजी कराची जो कि जवाबदेह हैं, उन्हें जवाब भी देना चाहिए, लेकिन वो कतराते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? मैं तो वही वजह समझूंगा कि वो खुद किसी न किसी तरीके से बिल वास्ता या बिला वास्ता, बराए रास्त या बिल वास्ता, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, या वो सिस्टम का हिस्सा है। खामोश देखें, एक आदमी तो वो होता है जो हाथ से जुर्म को रोक रहा होता है, एक आदमी होता है जो ज़बान से जुर्म को रोक रहा होता है, एक आदमी वो जो खामोशी इख्तियार कर रहे हुए। तो खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए? उसके पीछे यही वजह है कि कहीं ना कहीं सिस्टम का हाथ है और उसने खामोशी इख्तियार कर ली। नाजरीन, जैसा शो में पहले हमने आपको बताया था कि एसएचओ सुरजानी टाउन अमीन सुलंगी साहब ने गुटखा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमसे 4 दिन का वक्त मांगा। ठीक 4 दिन बाद हमने उनसे राब्ता किया, लेकिन उन्होंने हमारा फोन उठाना भी गवारा नहीं किया। यही वजह है कि माशरे में बढ़ता हुआ क्राइम और गुटखे की खरीदो फरोख्त पुलिस की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन ही नहीं। और इसका मुंह बोलता सबूत ये बात है कि पुलिस इनके खिलाफ ऑपरेशन करने का कोई इरादा नहीं रखती। हम अपना सहाफती सफर जारी रखेंगे और गुटखे की फरोख्त में मुलव्विस अफराद को बेनकाब करते रहेंगे। इंतजामिया को अब संजीदगी से सोचना होगा कि इस गुटखे की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अफराद को कैसे बेनकाब करें, या फिर कराची वालों को कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला कर कर छोड़ दें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खलील महर मौजूद हैं, जो कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जेपीएमसी में। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, मेहरबानी। खलील महर साहब, ये बताइए कि माउथ कैंसर, इसकी तादाद इतनी कैसे बढ़ रही है? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर अगर आप बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जो कराची में जो मिकदार है वो मुंह के कैंसर की बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इस नोयत की है कि सबसे ज़्यादा पान, गुटखा, तम्बाकू, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी कराची के अंदर ज़्यादा खाई जाती हैं।
तो उसी की वजह से ये रेशो ज़्यादा है। अगर मैं ये बात करूँ अपने दूसरे सूबों की, जैसे पंजाब है या बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान में वहाँ पर थोड़ी सी मिक़दार ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर भी चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ KPK की, तो KPK के अंदर भी थोड़ी सी मिक़दार ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर नस्वार और ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो नस्वार की वजह से भी ये होता है। ठीक है। और बाकी पंजाब में कहूँ तो वहाँ पर ये मिक़दार थोड़ी सी कम है। ठीक है। तो ये हमारे जो पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूँ ये इन्हीं की कि यूरोप है या अमेरिका है, उनके अंदर इसकी मिक़दार कितनी है, 5 से 10%। ठीक है। तो आप देखें कि वहाँ पर काज क्या है, वहाँ पर एक वायरस होता है जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। ठीक है। और वो किसी और एटियोलॉजी की वजह से वहाँ पर काज है, तो उसी की वजह से वो रेशो मुंह का कैंसर होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पर दूसरे कैंसर के मुकाबले में ये जो मुंह का कैंसर है वो बॉटम लाइन पर होता है, और हमारे पास से सबसे टॉप लाइन पर है। ठीक है। ठीक है। तो इसकी वजूहत जो है हमारे पास ये है कि हमारे आजकल जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो भी पान गुटखा खाती है। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आजकल जो हमारे पास है 20 से 25 साल के लोग आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा है। और वो जब डायग्नोज होता है तो वो बहुत ही एग्रेसिव कंडीशन के अंदर जाता है, या तो देर करके आते हैं। उनके अंदर अगर आप कहें कि उनको कि मुंह की ओपनिंग करें, तो वो मुंह में एक उंगली भी नहीं डाल सकते, उनका इतना छोटा सा मुंह खुलता है। तो वो इतने सालों से वो खाते हैं। मैंने किसी लोगों से हिस्ट्री ली है, वो कह रहे थे हमें 10 साल हुए खाते हुए, कोई कहते हैं कि मैं 15 साल हुए खाते हुए। तो वो हमारे मुंह की जो कुछ जो चीज़ें हैं उसके अंदर फाइब्रोसिस करता है, उसकी वजह से मुंह उनका ऐसे ऐसे बंद होता जाता है। तो ठीक है। तो उसकी वजह से तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो पान गुटखा तम्बाकू नस्वार छालिया ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ज़्यादा वपराई जाती हैं, उसकी वजह से जो है ना हमारे जो ये एरिया है जो कराची है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर है। अच्छा, मुंह का जो कैंसर है क्या इंसान उसमें पूरी तरह उसकी ज़िंदगी अपाहिज हो जाती है? देखिए, अगर मुंह का कैंसर के अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं कि अगर मैंने कहा कि उसका मुंह बंद हो गया है और देखते हैं कि ज़ख्म कौन सी जगह पर है, उसकी ऑपरेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर यही पेशेंट हमारे पास स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 के अंदर डायग्नोज होता है और मुंह की ओपनिंग भी अच्छी हो जाती है, तो इसके अंदर पहला इलाज जो है वो है सर्जरी। ठीक है। अगर उनकी सर्जरी हो जाती है और उसके बाद कीमो रेडिएशन है, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो पेशेंट जो है ना हमारा क्योर हो सकता है। अच्छा, कितने % वैसे नॉर्मली रिकवरी चांसेस होते हैं कि मुंह माउथ कैंसर जो होता है गुटके मावे की वजह से कि पेशेंट वापस ज़िंदगी में आ जाए? जितनी अर्ली प्रेजेंट करेगा हमारे सामने उतनी जल्दी जो है ना वो उसके साथ जो है ना रिकवर हो सकता है, मगर जितनी लेट आएगा फिर रिकवरी नामुमकिन है। अच्छा सर, एक बहुत ही इलॉजिकल सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। क्या ये माउथ कैंसर गुटके की वजह से होता है या फिर गुटके का जो गिरा हुआ मेयार होता है उसकी वजह से होता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये गुटके की वजह से होता है, और हमारे पास से जो भी गुटका वो कोई अच्छे मिकदार का हो या कोई बुरे का होता उसी की वजह से। देखिए, आम लोगों से जब हम सवाल करते हैं कि जी आप ये इसको कैसे खाते हैं, कुछ तो लोग ये कहते हैं कि जी हमें सारी रात भी मुंह के अंदर ये पड़ा रहता है। ठीक है। ये नहीं है कि हमारी कोई हड्डियों का कैंसर करता है, मुंह के अंदर भी तो हड्डियाँ हैं ना, दांत हैं, मैंडिबल्स हैं, जो 1-2 बोन है उनका तो नहीं है ना, हमारी म्यूकोसा को वो डैमेज करता है। ठीक है। अगर आप थोड़ी सी मिर्चियाँ ज़्यादा खाते हैं तो आपके मुंह के अंदर जलन तो होती है ना, तो कितना सेंसिटिव पार्ट है ये। इतने सेंसिटिव पार्ट को अगर आप एक तंबाकू या केमिकल से चीज़ बनी हुई है और मुंह के अंदर रखेंगे और वो भी आप सारी रात रख लेंगे, तो क्या वो हमारी म्यूकोसा डैमेज नहीं होगी? तो ये मसला हो सकता है। ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि चीज़ें हो सकती है। सर, एक कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई कीजिएगा कि लोग ये समझते हैं कि जब तक हम 15 साल 20 साल तक गुटखा ना खाएं में कैंसर नहीं होगा, ये बात ठीक है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि एक सवाल जो कि मैं आपको ये कहूँ कि जिसके ऊपर मैं आजकल गौर कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि जी हमने खाते थे, हम इतने सालों से खा रहे हैं, मगर हमने जैसे छोड़ा है हमें ये हुआ है। ठीक है। तो इसका सवाल का जवाब मेरे पास अभी नहीं है। मैं खुद इसके पीछे ज़रूर पड़ा हुआ हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात होती है कि एक पेशेंट मुझे आकर कहता है कि मैं पान गुटखा तंबाकू 10 साल से खा रहा हूँ, मगर उसके बाद जो है ना मैंने जैसे छोड़ा है तो उसके बाद से मुझे जो है ना ये चीज़ें
होना शुरू हुई है। तो अभी इसका सवाल इंशाल्लाह अगर हम किसी और इंटरव्यू में मिले तो उसमें मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो है ना लॉजिक क्या है। अच्छा सर, एक और चीज़ क्लियरफाई कीजिए, क्या मुंह का कैंसर, माउथ कैंसर सिर्फ पान गुटखा से होता है या स्मोकिंग से भी होता है? देखिए, स्मोकिंग में ये है कि जो लिप का कैंसर है ना, देखिए हम तो पूरा लेते हैं ना, मुंह, ये वो सारी चीज़ें, इसके अंदर बहुत से पार्ट्स होते हैं जो कि हम अपनी डॉक्टरी के अंदर उनको डिपेंड करते हैं। तो लिप का कैंसर जो है, आपने देखा होगा कि सिगरेट की पॉकेट के बाहर भी एक बना हुआ होता है, तो वहाँ का कैंसर जो है ना वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। इस कैंसर की मेन वजूहात जो हैं वो गुटखा मावा है, तो आप किसको ब्लेम करते हैं कि इस पर पाबंदी लगना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि वो जो भी बैड हैबिट हो, वो किसी भी एडिक्शन हो, किसी की भी लेवल की एडिक्शन हो, मैं कहूँगा उस पर बैन लगना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, पर डे अगर एक दिन में बंदा 100 रुपये इस पे लगाता है या 200 रुपये लगाता है, आपको खाने वाले लोग ये कोई अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है इनका, ये गरीब लोग ही हैं। अगर यही 100 या 200 या 300 रुपये का ये मावा खाते हैं, अगर ये इनको मैं मल्टीप्लाई करूं महीने से और फिर साल से करूं, तो कम से कम भी अगर ये चीज़ें नहीं छोड़ें तो अपने बच्चों की तालीम या अपने बेटी की शादी या उसकी जो है दूसरे चीज़ अखराजात वो आराम से वो एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर ये एडिक्शन की तरफ नहीं जाए तो गुटखा छोड़ने के लिए किसी रिहैब में जाना ज़रूरी है, सिर्फ विल पावर से छोड़ सकते? मेरे ख्याल से देखिए, मैंने बहुत से में अपने मरीज़ देखे हैं जो रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखते हैं और ये गुटखा छोड़ देते हैं, मगर जैसे या सिगरेट वाले दोस्त होते हैं वो सिगरेट पीते हैं, मगर जब रोज़ा खोलते हैं तो उनका इफ्तारी से पहले बस थोड़ा सा 1-2 खजूर खाया और बाद सिगरेट के लिए बनते हैं। तो जब उस दौर में 12 घंटे या 13 घंटे का फास्टिंग के अंदर आप ये चीज़ छोड़ सकते हो, तो मेरे ख्याल अपने विल पावर से आप सब कुछ कर सकते हो। अच्छा सर, एक चीज़, चंद चीज़ों का जवाब आप यस या नो में दीजिएगा। पान खाने से मुंह का कैंसर होता है? बिल्कुल होता है। गुटखा खाने से होता है? बिल्कुल होता है। मावा खाने से होता है? बिल्कुल होता है। छालियाँ खाने से होता है? बिल्कुल है। सिगरेट पीने से होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो सेहत के लिए ठीक नहीं है और आप उसको चबाते रहें, उससे कैंसर होता है? बिल्कुल। जो वो चीज़ जो कि आपके हैज़र्ड्स है, आपकी लाइफ के लिए एडिक्शन है, वो आपकी बॉडी के लिए नुकसान कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और हमसे बात की। नाजरीन, गुटखा खाने वालों की पिचकारी, दीवारों पर लाल निशान, यही नहीं, गुटखा मावा आपको कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला कर देते हैं। आप जिस दिन से गुटखा मावा खाना शुरू करते हैं उसी दिन से इस बीमारी का आगाज़ होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कैंसर उन्हें भी हो जाता है जो ये गुटखा मावा खाना छोड़ देते हैं। तो जो गुटखा मावा खा रहे हैं वो अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। खुद को बचाएं, अपने ख़ानदान को बचाएं। कराची के अस्पताल ऐसे केसेस से भरे पड़े हुए हैं और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कराची के बेशतर इलाकों में ये गुटखा मावा खुलेआम कैसे बिक रहा है, कौन इसकी इजाज़त दे रहा है, किसको इसका नफ़ा पहुँच रहा है। हम मुतल्लिका इदारों से हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हैं, खुदारा इस पर पाबंदी तो है लेकिन कानून पर अमल दरामद कराया जाए, इस शहर के नौजवानों को, उनकी सेहत को बचाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए खुदा।